पाकिस्तान में आए हुए सैलाब ने हर तरफ तबाही खड़ी कर दी है। गली मोहल्ले शहर बाजार फसलें हर एक चीज को इसने अपनी लपेट में ले ली है। तकरीबन 900 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं इस फ्लड की वजह से। 1400 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं और तकरीबन 8000 के करीब जो घर थे वो डैमेज हो चुके हैं और तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं इस फ्लड की वजह से। इससे पहले भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े सैलाब आ चुके हैं। 2010 में भी सैलाब आया था जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक सैलाब रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये बार बार सैलाब आ क्यों रहे हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है वो बैठकर क्या कर रही है। आइए समझते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। We're going to get an update now on the deadly floods in Pakistan when more than 100 people are still missing. हुकूमत ने रब्ता किया कोई आप? नहीं कोई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने पूछा ही नहीं है किसी ने। अगर हम पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो तकरीबन 900 के करीब लोग जानने गंवा बैठे हैं इस फ्लड की वजह से। 1400 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं इस फ्लड की वजह से। 8000 के करीब जो घर थे वो डैमेज हो चुके हैं और 6000 के करीब जो लाइफ स्टॉक है वो लॉस्ट हो चुका है। सिर्फ पंजाब में ही 3 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 10 लाख से भी ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं। और फ्लड के बाद दूसरी चीज यानी इस फ्लड के गंदे पानी और नालियों की पानी की मिक्सिंग की वजह से स्किन इन्फेक्शन और मलेरिया जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1900 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं स्किन इन्फेक्शन के। यानी ये फ्लड जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि इससे हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये पहला सैलाब नहीं है, यानी पहले भी बहुत खतरनाक सैलाब आ चुके हैं। सबसे पहले 1988 में सैलाब आया था जिसने लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद 2010 में सैलाब आया था जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक सैलाब रहा है। इसने पाकिस्तान के तकरीबन 50 हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया था। 16 लाख के करीब घर डैमेज हो गए थे और इस फ्लड ने तकरीबन 2 करोड़ लोगों को अफेक्ट किया था। इसके बाद 2022 को सैलाब आया था और इसने भी बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। तकरीबन 1800 के करीब लोग जानने गंवा बैठे थे और 20 लाख के करीब जो घर थे वो डैमेज हो गए और 33 मिलियन से ज्यादा लोगों को अफेक्ट किया था इस फ्लड ने। और अब 2025 को एक बार फिर से यानी इसने भी गली मोहल्ले शहर बाजार फसलें हर एक चीज को अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद हर एक के मन में एक ही क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये बार बार फ्लड्स आ क्यों रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी और मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज, यानी वही चीज जिसको हमारे मुल्क में बहुत नॉर्मल समझा जाता है और आज उसी की वजह से लाखों लोगों के घर उजड़ गए हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब है हमारे मौसम का निजाम जो हजारों सालों से बैलेंस में था अब डिस्टर्ब हो चुका है। यानी जब गर्मी का सीजन होता है तो एक हद तक ही गर्मी होती है, बारिश का सीजन अपने टाइम पे होता है, सर्दी अपने वक्त पे। लेकिन अब ये सिस्टम उल्टा सीधा हो चुका है, बारिश ज्यादा या कम हो जाती है, गर्मियाँ पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और सर्दियाँ भी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है ये सब हो रहा है इंसानों की वजह से। यानी जब हम फैक्ट्रीज चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं और एनर्जी बनाने के लिए कोयल और गैस जलाते हैं तो हवा में ऐसी जहरीली गैसें चली जाती हैं जो दुनिया के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। और जब टेम्परेचर हद से बढ़ जाता है तो जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाते हैं और बारिश जिस टाइम पे होनी चाहिए उनका जो टाइम है वो चेंज हो जाता है, यानी कभी ज्यादा कभी कम, अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है, हमारे इस क्लाइमेट को चेंज करने में जो हिस्सा है वो 1% से भी कम है। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि अगर हमारा हिस्सा 1% से भी कम है तो हमारे यहाँ पर फ्लड्स क्यों आते हैं। तो यहाँ से दूसरी चीज स्टार्ट होती है और वो है हमारे मुल्क की टेक्नोलॉजी। यानी जैसे एडवांस कंट्रीज हैं जैसे चाइना, जापान, अमेरिका, इनके पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इनके पास उतने सोर्सेज हैं कि ये अपने मुल्क में आने वाले सैलाब को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम इनकी कंट्री के अंदर मौजूद है और हमारे यहाँ वही ओल्ड वर्जन यूज किए जाते हैं। यानी हमारे पाकिस्तान में जो डैम है जैसे तरबेला डैम और मंगला डैम, इनके अंदर उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है और उतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा पानी को कंट्रोल कर सके। यानी ये पुराने जमाने के बने हुए डैम है और इनके अलावा भी हमने कोई और डैम नहीं बनाई जिनकी वजह से हम पानी को कंट्रोल कर सके। और इसके बाद ब्लेम किया जाता है इंडिया पर कि वो अपना पानी हमारे पाकिस्तान की तरफ छोड़ देते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं आपको जरा समझाता हूँ। सबसे पहले गर्मी और ग्लेशियर से पैदा ये रिवर्स इंडिया से स्टार्ट होते हैं। इंडिया में बकरा, पोंग, रंजीत सागर या शाहपुर कांदी जैसे डैम्स उन्हें कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो इंडिया उन डैम्स में स्टोर्ड पानी रिलीज कर देता है ताकि ओवर स्पिल ना हो। ये रिलीज पानी फिर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रोविंसेस में इंटर करता है। अगर पानी तेजी से आए और हमारी डैम्स और बारिश टाइमली मैनेज ना हो तो ये गाँव शहरों को तबाह कर देता है। पाकिस्तान के पास तरबेला और मंगला जैसे डैम तो है
जो कुछ हद तक पानी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फ्लैश रिलीज के समय उनकी कैपेसिटी फेल हो जाती है। यानी हमारे पास उतने ज्यादा डैम्स ही नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी को कंट्रोल कर सके। और दूसरी तरफ अगर हम चाइना जैसे एडवांस कंट्रीज को देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम इनकी कंट्री के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है गवर्नमेंट पर, यानी अगर चाइना जैसी कंट्रीज कर सकती है तो हमारे मुल्क क्यों नहीं कर सकते? यानी हमारी गवर्नमेंट क्या बैठकर छनकना बजा रही है? तो इसके बहुत ज्यादा रीजन है, मैं आपको कुछ रीजन बता देता हूँ। पहली जो रीजन है वो है इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, यानी अदारों की कमजोरियां। यानी फ्लड मैनेजमेंट के लिए अलग अलग इदारे तो हैं, जैसे एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पीडीएमए यानी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लेकिन ये सब इदारे कोऑर्डिनेशन की कमी और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से इफेक्टिव नहीं बन पाते। और दूसरी जो रीजन है वो है पॉलिटिक्स एंड ब्लेम गेम, यानी हर बार फ्लड्स तो आते हैं लेकिन हुकूमत और ओपोजिशन एक दूसरे को ब्लेम गेम में उलझा देते हैं। यानी फंड रिलीज नहीं हुआ, पिछली हुकूमत ने क्या किया, लेकिन प्रैक्टिकल काम की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और इसके अलावा जो तीसरी रीजन है वो है इंटरनेशनल एड का मसला। यानी क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में जब फ्लड आता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसी चीज के लिए पाकिस्तान को बिलियन ऑफ डॉलर्स का एड दिया जाता है। यानी 2010 में जब सैलाब आया था तो पाकिस्तान को तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर रिसीव हुए थे। लेकिन एक कड़वा सच पता है क्या है, इसमें आधे पैसे ही सिर्फ यूज होते हैं, जो आधे पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट के बंदे जो होते हैं वो हड़प जाते हैं। यानी 2022 में सैलाब के वक्त पाकिस्तान को तकरीबन 10.9 बिलियन डॉलर रिसीव हुए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 4.69 बिलियन डॉलर ही यूज हुए थे और बाकी के पैसे कहां पर गए कोई पता नहीं। यानी करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से डैम्स और दूसरी चीजें करना ये मुमकिन ही नहीं है। तो फ्यूचर में फिर से फ्लड्स आएंगे और इसी तरह तबाही मचाएंगे। तो इन चीजों को रोकने के लिए हमें फिर क्या करना चाहिए? तो पहला जो सोल्यूशन है वो है डैम बनाओ और पानी को स्टोर करो। यानी हर बार फ्लड आते हैं और एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है और इसी चीज में सालों बीत जाते हैं, लेकिन असल चीज तो ये है कि ब्लेम करने के बजाय प्रैक्टिकल काम की तरफ ध्यान दिया जाए। और दूसरा जो सोल्यूशन है वो है करप्शन खत्म करना। यानी जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी तब तक कोई भी प्रैक्टिकल काम करना ये पॉसिबल ही नहीं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मेन सोल्यूशन है वो है ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस। यानी इस क्लाइमेट को चेंज करने में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन फ्लड, बारिश और गर्मी का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान उठाता है। यानी जो दूसरी कंट्रीज है जैसे अमेरिका, चाइना, जापान, ये सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और क्लाइमेट को चेंज करते हैं, लेकिन उसका नुकसान उठाना पड़ता है पाकिस्तान को। तो ये इंसाफ का मसला है, दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग बनकर आवाज उठानी चाहिए और जो हमारा लॉस और डैमेज होता है उसके लिए फंड लेना चाहिए। तो इस तरह हम अपने मुल्क को इस तबाही से बचा सकते हैं। यानी हर साल हम ये तो कहते हैं कि इस बार का फ्लड बहुत बड़ा था, लेकिन असल सवाल तो ये है कि फिर से अगले साल ये कहानी क्यों दोहराई जाती है? दुनिया क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदार है, करप्शन और प्लानिंग की कमी ये हम सबकी वजह से है। अगर हमने आज खुद को नहीं बदला तो हमारी आने वाली नस्लें भी इस तबाही का सामना करेंगी। बारिश रहमत होती है उन मुल्कों के लिए जो तैयार होते हैं इस चीज के लिए, लेकिन पाकिस्तान कब तक तैयार होगा ये फैसला हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में रेप और मर्डर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसका फीडबैक देने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।